डियर स्टूडेंट, आज आपके समक्ष मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ ये है टॉपिक राजस्थान यूनिवर्सिटी, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी, बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट यूनिट का ये टॉपिक है डेफिनेशन ऑन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैथोडोलॉजी। फिर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैथोडोलॉजी यानी अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं कार्यविधि, यह इस टॉपिक का नाम है। अब बात आती है कि अर्थशास्त्र क्या है। सबसे पहली चीज आती है अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र क्या है? यानी व्हाट इज द इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र संसाधनों के उपयोग, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, समय के साथ उत्पादन और कल्याण की वृद्धि तथा समाज के लिए महत्वपूर्ण चिंता के अन्य जटिल मुद्दों की एक बड़ी विविधता के लिए कमी और इसके निहितार्थ का अध्ययन है। अर्थशास्त्र को हम दो भागों में बांटते हैं, यानी फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बात आती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। लेकिन यहां एक चीज और आती है कि मैंने केवल आपको अर्थशास्त्र क्या है यह बताया है और इसे दो भागों में बांटा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दो बातें बताई हैं, लेकिन अर्थशास्त्र का जो इतिहास है या जो हिस्ट्री है वह करीब 200 वर्ष पुरानी है। यदि मानव विकास के क्रमिक इतिहास पर दृष्टि डालें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्राचीन काल से ही मानव समाज तथा अर्थशास्त्र का अत्यंत घनिष्ठ संबंध रहा है। अर्थशास्त्र का जन्म 1776 में तब हुआ जब एडम स्मिथ की विश्व प्रसिद्ध एक पुस्तक जिसका शीर्षक था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, यानी राष्ट्रों की संपत्ति के स्वभाव एवं कारणों की खोज। यहां एक चीज और आती है, अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। 1776 में जो एडम स्मिथ की पुस्तक थी
राष्ट्रों की संपत्ति के स्वभाव एवं कारणों की खोज का प्रकाशन हुआ। सन 1776 तक एडम स्मिथ ही एक ऐसा अर्थशास्त्री था जिसने अर्थशास्त्र को सुव्यवस्थित तथा मनोवैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। इसलिए एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। आर्थिक विकास के अध्ययन से हम स्पष्ट करेंगे, पर इससे पहले मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊं। माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे किसी फर्म का अध्ययन, किसी उद्योग का अध्ययन, उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसे हम कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी मैक्रो मीन्स होता है बड़ा। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत यानी अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत बड़ी बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे समस्त कीमतों का, समस्त उद्योगों का, राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय बचत का, राष्ट्रीय विनियोग का, इन सभी क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब बात आती है कि अर्थशास्त्र का इतिहास क्या है। तो अर्थशास्त्र के इतिहास को हम 5 अवस्था में विभाजित करते हैं। सबसे पहली जो अवस्था आती है, और इस स्टेज में यानी फर्स्ट स्टेज में, इस स्टेज को आदिम युग के नाम से जाना जाता है या आदिम युग के नाम से पुकारा जाता है। इसमें मानव पत्थर के औजारों से जंगली जानवरों का शिकार तथा कंद मूल खाकर पेट भरता था। इसके बाद सेकंड स्टेज आती है, और सेकंड स्टेज में मानव अधिक शिक्षित एवं सभ्य हो चुका था तथा मानव की आर्थिक क्रियाओं का संबंध धर्म से जोड़ा जाता था। थर्ड स्टेज में इस युग में नए राज्यों का जन्म तथा पुराने राज्यों का विकास हुआ, और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था को राज्य की नीति के अनुरूप चलाने की व्यवस्था की जाने लगी। चतुर्थ स्टेज में यानी चौथी अवस्था में, इस अवस्था में अर्थशास्त्र ने एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। अमेरिका की खोज तथा वैज्ञानिक उन्नति के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्व को स्वीकार किया जाने लगा तथा देश को शक्तिशाली बनाने के लिए विदेशों से सोना चांदी के आयात को प्रोत्साहन मिला। पंचम स्टेज में यानी पांचवी जो अवस्था है, इस अवस्था में या इसको हम वैज्ञानिक आर्थिक विचारधारा के नाम से संबोधित कर सकते हैं। इस युग में डेकार्ट, कांट, ह्यूम, लॉक, विलियम पेटी, रिचर्ड कैंटिलॉन तथा फंकोई आदि ने अर्थशास्त्र की सारगर्भित व्याख्या की। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक की रचना कर अर्थशास्त्र को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। अब बात आती है
प्रॉब्लम ऑफ डेफिनेशन, परिभाषा की समस्या। परिभाषाओं की समस्याएं क्या क्या है? किसी भी विषय के अध्ययन के लिए परिभाषा के आधार पर ही उसकी विषय सामग्री, प्रकृति एवं क्षेत्र तथा विषय क्या है और क्या नहीं है तथा उसकी परिधि की जानकारी के लिए स्पष्ट परिभाषा नितांत आवश्यक है। प्रोफेसर कीन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट दिया है। यही एक प्रोफेसर एरिक रोल हैं, उन्होंने कहा किसी भी विषय का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने के लिए उसकी परिभाषा जानना उतना ही आवश्यक है जितना कि किसी खेत पर कृषि करने से पहले उसकी सीमाओं को जानना आवश्यक है। अब बात आती है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। डेफिनेशन इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की परिभाषा है। अर्थशास्त्र की परिभाषा को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, धन संबंधी परिभाषाएं, धन संबंधी परिभाषाएं। यानी वेल्थ डेफिनेशन, धन संबंधी परिभाषा। सेकंड है कल्याण संबंधी परिभाषाएं, यानी वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन। थर्ड, दुर्लभता संबंधी सीमित साधन संबंधी परिभाषा। सेक्रिस्टी सेंटर्ड डेफिनेशन, फोर्थ है
आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा। इन्हें वांटलेसनेस डेफिनेशन और फिफ्थ है विकास केंद्र परिभाषाएं जिन्हें ग्रोथ सेंटर्ड डेफिनेशन। ये 5 परिभाषाएं हैं। अब मैं आपको सर्वप्रथम धन संबंधी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन कराऊंगा। धन संबंधी परिभाषाएं यानी वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन, इस वर्ग की सभी परिभाषाएं अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान मानती हैं। इस वर्ग के अर्थशास्त्रियों का नेतृत्व एडम स्मिथ ने किया और उनके इस विचार का समर्थन वाकर, सीनियर, J.S. मिल, J.B. से आदि ने किया। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक 1776 के शीर्षक राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं कारणों की खोज यानी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जो स्वयं एक परिभाषा का निर्माण करती है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं उसके कारणों की जांच करता है। एडम स्मिथ की परिभाषा में निम्न विशेषताएं निहित हैं। नंबर 1, एक ऐसे आर्थिक मनुष्य की कल्पना की है जो केवल स्वहित से प्रेरित होकर आर्थिक क्रियाएं करता है। प्रत्येक क्रिया का उद्देश्य धनोपार्जन है। सेकंड, धन ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का केंद्र बिंदु है। मनुष्य का स्थान गॉड है। तीसरी विशेषता है व्यक्तिगत समृद्धि से ही राष्ट्रीय धन एवं संपत्ति में वृद्धि संभव है। और चौथी विशेषता मानवीय सुखों का एकमात्र आधार धन है। ये एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन है उसकी विशेषताएं बताई। लेकिन चूंकि जब विशेषताएं हैं तो किसी चीज की आलोचना भी होती है। अब आलोचना में यह एक उचित परिभाषा नहीं है।
कुछ अर्थशास्त्री हुए और उन्होंने कहा कि भाई धन ही सब कुछ नहीं है, इसलिए इसकी परिभाषा की आलोचना की गई और आलोचना करने वाले जो व्यक्ति हैं, यह एक उचित परिभाषा नहीं है, क्योंकि इस परिभाषा में मानव कल्याण के स्थान पर धन को अधिक महत्व दिया गया है। धन एक साधन है, साध्य नहीं है। अब बात आती है कल्याण संबंधी परिभाषा की। सेकंड, कल्याण संबंधी परिभाषा। कल्याण संबंधी जो परिभाषाएं हैं, इसके अंतर्गत कहा गया है कि धन केंद्रित परिभाषाओं के फलस्वरूप अर्थशास्त्र को गणित विज्ञान समझा जाने लगा। तब मार्शल ने अर्थशास्त्र के स्वरूप को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, इसमें उन्होंने कहा कि मानव कल्याण को सर्वोपरि माना, यानी अपनी पुस्तक में उन्होंने बताया कि मानव कल्याण ही सर्वोपरि है। मार्शल के विचार में धन साध्य न होकर साधन मात्र है। इसका पीगू, कैनन, विवरेज ने समर्थन किया और प्रोफेसर मार्शल की जो परिभाषा है या प्रोफेसर मार्शल के अनुसार जो डेफिनेशन दी गई है, उसमें अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मनुष्य मात्र का अध्ययन करता है। वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्य के उस अंश की परिभाषा करता है जो कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उपयोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जिस तरह से एडम स्मिथ की परिभाषा की विशेषताएं थी, उसी तरह मार्शल की परिभाषाएं की भी विशेषताएं हैं। और मार्शल की जो परिभाषाएं हैं उसकी जो विशेषता है, या मार्शल की जो परिभाषा है उसकी जो विशेषताएं हैं, वह इस प्रकार है। नंबर 1, अर्थशास्त्र वास्तविक मनुष्यों की क्रियाओं का अध्ययन करता है, यानी अर्थशास्त्र केवल वास्तविक क्रियाओं का अध्ययन करता है। सेकंड, अर्थशास्त्र ऐसे मनुष्यों का अध्ययन करता है जो समाज में रहता है। एकांत में रहने वाले मनुष्यों का अर्थशास्त्र विचार नहीं करता। इसलिए अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, सोशियोलॉजिकल साइंस है। थर्ड पॉइंट, अर्थशास्त्र साधारण मनुष्यों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जबकि पागल, शराबी, कंजूस की क्रियाएं अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत नहीं आती हैं। ये इस अर्थशास्त्र की विषय सामग्री से बाहर है। और चौथा पॉइंट है, अर्थशास्त्र का संबंध मानव के भौतिक कल्याण में वृद्धि के उपायों से है। भाई ठीक है, कल्याण संबंधी परिभाषाओं की जो परिभाषा है जो प्रोफेसर मार्शल ने दी है, उसकी विशेषताएं बता दी, लेकिन इन विशेषताओं के साथ साथ दूसरे अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की। अब जब इनकी आलोचना की गई तो आलोचना करने वाले भी, लेकिन
यहाँ एक चीज और क्लियर कर दूं कि विशेषताओं के साथ साथ प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं, मानव के भौतिक कल्याण में वृद्धि साधनों की प्राप्ति एवं उपायों से होती है। और इसकी जो आलोचना है वह आलोचना प्रोफेसर रॉबिन्स ने की है। अब प्रोफेसर रॉबिन्स ने मार्शल की परिभाषा की जो आलोचना की, उसके अंतर्गत प्रोफेसर रॉबिन्स ने इस परिभाषा की कई कारणों से आलोचना की है। नंबर 1, अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, भले ही कल्याण में वृद्धि हो या ना हो। सेकंड, अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के सीमित साधनों से संबंधित आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वे भौतिक हों या अभौतिक हों। नेक्स्ट जो परिभाषा आती है वह है दुर्लभता ऑब्लिक सीमित साधन संबंधी परिभाषा। यानी सैक्रेसिटी रिलेटेड डेफिनेशन। दुर्लभता संबंधी या सीमित साधन संबंधी जो परिभाषा है, यह परिभाषा प्रोफेसर रॉबिन्स की है। यहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के विख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक, इनकी जो पुस्तक है जो 1932 में प्रकाशित हुई थी, उस पुस्तक का नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस, में अर्थशास्त्र को पूर्ण तथा नया दृष्टिकोण दिया। प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स के अनुसार जो परिभाषा दी गई है, उसमें अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों और वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की विशेषता, जिस तरह से मार्शल की परिभाषा की विशेषताएं बताई हैं, एडम स्मिथ की परिभाषाओं की विशेषताएं बताई हैं, ठीक उसी तरह प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स की परिभाषाओं की भी विशेषताएं हैं। और ये विशेषताएं, नंबर 1, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, क्योंकि एक आवश्यकता की पूर्ति करते ही दूसरी आवश्यकता पैदा हो जाती है, पहली विशेषता है। दूसरी, आवश्यकताओं की संतुष्टि करने वाले साधन सीमित हैं। और तीसरा पॉइंट है, साधन केवल सीमित ही नहीं होते, अपितु उन साधनों के विभिन्न वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। चौथा पॉइंट है, आवश्यकताएं समान नहीं होती, कुछ आवश्यकताएं अधिक तीव्र या आग्रहपूर्ण होती हैं। और 5वां पॉइंट आता है इसमें, आवश्यकताओं के अनंत होने
वह साधनों के सीमित होने के कारण व्यक्ति के सामने निर्णय की समस्या रहती है। यही समस्या आर्थिक समस्या है। अतः मानव व्यवहार के रूप में चुनाव करने की क्रिया को रॉबिन्स ने आर्थिक समस्या का नाम दिया है और यह अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या है। अब देखिए, अर्थशास्त्र की जो समस्या है या जो प्रोफेसर रॉबिन्स बताते हैं उस परिभाषा से हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और वो निष्कर्ष क्या है? सबसे पहले रॉबिन्स ने किसको लिया? मानव आचरण को। मानव आचरण। चलिए नेक्स्ट, अनंत आवश्यकताएं। अनंत आवश्यकताएं वो चीजें। फिर इन्होंने किसे शामिल किया? सीमित साधन। नेक्स्ट, वैकल्पिक प्रयोग। और नेक्स्ट है आर्थिक समस्या। प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के अंतर्गत ये 5 चीजें निकल के आती हैं कि सर्वप्रथम मानव का आचरण, यानी मानव के आचरण के बाद में अनंत आवश्यकताएं आती हैं जिन आवश्यकताओं की पूर्ति करना व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। और फिर इसके बाद में साधन चूंकि सीमित हैं और सीमित साधनों से यही आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, इसलिए तीसरी समस्या ये क्रिएट होती है। फिर इसके बाद में चौथी समस्या वैकल्पिक प्रयोग की आती है कि कौन सी आवश्यकता की पूर्ति की जाए और कौन सी आवश्यकता की पूर्ति ना की जाए। और फिर 5वीं आती है आर्थिक समस्या। क्या मैं जो मेरी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं में से सर्वप्रथम किस आवश्यकता की पूर्ति करूं? यह आर्थिक समस्या के तौर पर हमारे समक्ष नई या यह एक आर्थिक समस्या क्रिएट होती है। अब जब इसकी विशेषताएं हैं, प्रोफेसर लियोनार्ड रॉबिन्स की परिभाषा की जो विशेषताएं हैं, अब उनकी आलोचना भी की गई। और प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की जो आलोचना की गई है वो 3 बिंदुओं से की गई। नंबर 1, मनुष्य की समस्त क्रियाओं को अर्थशास्त्र की विषय वस्तु मानकर इसके क्षेत्र को आवश्यक रूप से बड़ा कर दिया है। सेकंड पॉइंट, यह परिभाषा अव्यवहारिक है, या ये कहें कि यह परिभाषा अव्यवहारिक एवं जटिल है। और थर्ड पॉइंट, इसमें मानव कल्याण तथा उसकी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इस परिभाषा की आलोचना की गई। अब इसके बाद में चौथी जो परिभाषाएं हैं, वह चौथी परिभाषा कौन सी है? नंबर 4, आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा है। नंबर 4, आवश्यकता
विहीनता संबंधी परिभाषा। आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं यानी वांटलेसनेस बेस्ड डेफिनेशन, जो आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं हैं उनमें प्रोफेसर मेहता का नाम सर्वप्रथम आता है। और प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र की परिभाषा पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों से बिल्कुल भिन्न प्रकार या भिन्न आधार पर दी। यह परिभाषा भारतीय संस्कृति और अध्यात्मवाद के विचार पर आधारित है। प्रोफेसर मेहता अर्थशास्त्र की आवश्यकताओं को संतुष्टि के बजाय उनके अंत करने से जोड़ते हैं। प्रोफेसर मेहता के अनुसार या प्रोफेसर मेहता ने जो परिभाषा दी है उस परिभाषा में वह कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसमें मानव के उस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जिसमें आवश्यकता विहीनता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अब वही बात आती है कि प्रोफेसर मेहता की जो परिभाषाएं हैं उसकी कुछ विशेषताएं भी नहीं होंगी। तो प्रोफेसर मेहता की परिभाषा की जो विशेषताएं हैं वो क्या है, तो इसे हम 3 बिंदुओं से समझते हैं विशेषताओं को। इसमें नंबर 1 विशेषता आती है कि आवश्यकता को कम करके अंततः उसे समाप्त करने पर जोर दिया जाता है। नंबर 2, इसमें नैतिक विचारों का समावेश किया गया है। और नंबर 3, अधिकतम सुख की प्राप्ति आवश्यकता विहीनता की आवश्यकता में ही संभव है। अब जब प्रोफेसर मेहता की परिभाषा की विशेषताएं हैं तो प्रोफेसर मेहता की परिभाषा की आलोचनाएं भी हैं। अब उन आलोचना प्रोफेसर मेहता का दृष्टिकोण अव्यावहारिक है क्योंकि सामान्य व्यक्ति के या व्यक्ति जो समाज में रहता है वह अधिक से अधिक आवश्यकता की पूर्ति करना चाहता है। यदि मेहता की परिभाषा को स्वीकार कर लिया जाए तो अर्थशास्त्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। फिर अर्थशास्त्र का कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। और इसी के साथ 5वीं जो परिभाषा है वह है आधुनिक या विकास केंद्रित परिभाषा। आधुनिक या विकास केंद्रित परिभाषा यानी ग्रोथ सेंटर्ड डेफिनेशन। सन 1932 में या ये कहें कि सन 1932 के बाद अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में बहुत अधिक विकास हो चुका है।
अब यह स्वीकार किया जाता है कि रॉबिन्स की परिभाषा अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र को पूर्ण तथा सही रूप से प्रकट नहीं कर सकती या नहीं करती, चूंकि रॉबिन्स की परिभाषा में न तो राष्ट्रीय आय व रोजगार के स्तर का निर्धारण का, न ही आर्थिक विकास के सिद्धांत का समावेश है। इसलिए प्रोफेसर लियोनार्ड रॉबिन्स की परिभाषा अपर्याप्त होती है या अपर्याप्त हो गई है। अब ऐसी परिभाषा की आवश्यकता है जो सीमित साधनों का वितरण व आर्थिक विकास दोनों को शामिल कर सके। तो यहाँ नोबेल पुरस्कार प्राप्त एक अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर सैमुएल्सन। सैमुएल्सन ने ही आधुनिक विकास की नृत्य परिभाषा दी। प्रोफेसर सैमुएल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि व्यक्ति और समाज मुद्रा की सहायता से अथवा मुद्रा की सहायता के बिना किसी प्रकार का अनेक प्रयोग में आ सकने वाले उत्पादन के सीमित संसाधनों का चुनाव एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में और इनको समाज के विभिन्न व्यक्तियों और समूह में उपभोग हेतु वर्तमान या भविष्य में बांटने के लिए करते हैं। प्रोफेसर सैमुएल्सन ने अपनी परिभाषा में विकासवादी दृष्टिकोण अपनाकर अर्थशास्त्र को स्टैटिक के स्थान पर गत्यात्मक यानी डायनामिक स्वरूप प्रदान किया है। डियर स्टूडेंट, यह टॉपिक ज़्यादा बड़ा होने की वजह से मैं इसे दो भागों में बना रहा हूँ। फर्स्ट भाग में मैंने इसकी समस्त परिभाषाओं के बारे में आपको जानकारी दी है। सेकंड पार्ट में अर्थशास्त्र का क्षेत्र, अर्थशास्त्र की प्रकृति, अर्थशास्त्र की सीमाएं, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, इसके बारे में मैं आपको अध्ययन कराऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चन लिखें, अपनी क्वायरीज भेजें, जिससे कि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो और आपके समस्त प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर दे सकूं। दैट्स ऑल। ये सारे नोट्स मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये सारे नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।